अभी आपके स्क्रीन पे आएगा ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट। उसी को एयर कंटिन्यूटी टेस्ट भी बोलते हैं। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट या एयर कंटिन्यूटी टेस्ट। ओके, अभी कौन ज्वाइन कर रहे हैं? आ गए, प्रतीक आ गए। सो प्रतीक है ज्वाइंट, प्रतीक ज्वाइन हो गए। एक ही बच गए, सुबोध, बाकी सब लोग आ गए। तो आज हम लोग ये जो ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं या एयर कंटिन्यूटी टेस्ट, दोनों का मीनिंग सेम है, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट या एयर कंटिन्यूटी टेस्ट। सो ये जो एयर कंटिन्यूटी या ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, कौन बताएगा? किस उद्देश्य से टेस्ट करते हैं? आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है एयर कंटिन्यूटी टेस्ट, दिखाई दे रहा है ना? इमरजेंसी में ब्रेक ठीक से लग पाए इसलिए टेस्ट करते हो। इमरजेंसी में जब कर भी कॉशन ऑर्डर है वगैरह वहाँ पे राइट, ब्रेक लगेगा। करेक्ट। सो जो ब्रेक है वो सही से काम करना चाहिए, इसके लिए हम एयर कंटिन्यूटी या ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। संदीप आप बताओ। सर जब भी गाड़ी को क्या बोलता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन से स्टार्ट किया जाता है या तो स्टेबल क्लियरेंस किया जाता है या तो फिर उसका उसका लोको चेंज किया जाता है, उस कंडीशन में एयर ब्रेक एयर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है सर। तो एयर कंटिन्यूटी में बेसिकली क्या चेक करते हैं? बीपी प्रेशर सर। बीपी प्रेशर। सो बीपी प्रेशर मान लो इंजन में, ब्रेक वैन में चेक कर लिया। ओके, राइट, ठीक है। तो अब ये जो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, राइट? निरंतरता सर। हाँ, क्या बोले? निरंतरता। हाँ, निरंतरता, वायु करेक्ट सर। निरंतरता जांच, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु निरंतरता जांच। करेक्ट। ओके, सो देखो, कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता क्या है, लगातार क्या है। जैसे मान लो एक वायर ले लो, छोटा वायर, और जैसे ये अपना करंट है या बल्ब वल्ब जलाते हैं, चेक करते हैं बल्ब की खराब है कि अच्छा है, तो वायर अगर कहीं बीच में टूटा है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, इसका मतलब वो वायर में कंटिन्यूटी नहीं है। तो हमारे ट्रेन में जो एयर कंटिन्यूटी का मीनिंग ये है कि जब हम इंजन में एयर प्रेशर बनाएंगे तो वो कंटिन्यूस जो हॉज पाइप है, एयर हॉज पाइप, उसके थ्रू जाके लास्ट व्हीकल, चाहे वो वैगन है या ब्रेक वैन है, वहाँ तक कंटिन्यूस एयर फ्लो होना चाहिए, उसमें कहीं बाधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी बाधा होगी, अवरोध होगा, तो फिर उससे क्या होगा, ब्रेक जो लगाएंगे तो ठीक से नहीं लगेगी। तो एयर की कंटिन्यूटी या ब्रेक की कंटिन्यूटी का ये संदर्भ है। एक उदाहरण दे तो आप समझ जाओगे। ये अपना जो गुंटकल डिवीजन में एक गुटी स्टेशन है ना, TXR पॉइंट है गुटी। सो गुटी में क्या हुआ, एक रेक रेडी हो गया, तो रेक रेडी हो गया, तो उसके बाद में इंजन आया अटैच होने के लिए, नया रेक है, फ्रेश बीपीसी है। इंजन अटैच करने के बाद में जब कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इंजन में प्रेशर बन गया, लेकिन ब्रेक वैन में प्रेशर पूरा नहीं बन रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि एयर प्रेशर जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो ड्रॉप किया तो अपने आप इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो अपने आप इंक्रीज भी होने लगता था। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हॉज पाइप में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, अवरोध है। फिर वो लोग TXR को रिपोर्ट किए, तो TXR स्टाफ आकर के क्या है, या तो इंजन की तरफ से चेक करेंगे हॉज पाइप, या तो ब्रेक वैन की तरफ से चेक करेंगे। तो उनका एक स्टाफ पीछे ब्रेक वैन की तरफ से सारे हॉज पाइप को ओपन करना पड़ता है, उसमें वही प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगता है। तो करते करते फिर भी 3-4 वैगन के बाद में पीछे से जो हॉज पाइप था उसको जब ओपन किया तो उसके अंदर मोटा सा चूहा था, रैट।
वो ख़त्म हो गया था, मर गया था चूहा, लेकिन वो ब्लॉक करके पूरा एयर उसमें पास नहीं हो रहा था, मोटा वाला चूहा घुस गया था। तो तब पता लगा कि उस रीजन से है, तो फिर उसको चेंज करके दूसरा हॉज पाइप लगाए, तब जाके उसका कंटिन्यूटी टेस्ट बराबर आया। तो ये जो कंटिन्यूअस है कि नहीं इंजन से लेके लास्ट व्हीकल तक एयर का फ्लो कंटिन्यूअस है कि नहीं, वही चेक करने के लिए एयर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, राइट। तो इसमें देखेंगे अकेजन्स, पहला जैसे संदीप ने बताया किस किस मौके पर टेस्ट करते हैं, तो अकेजन्स दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हो सकता है इसमें कुछ एमसीक्यू बना सकते हो लोग कि ये जो एयर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं किस किस मौके पे करते हैं। सो नंबर ए पॉइंट है, ए अटैचिंग इंजन इन फ्रंट, फ्रंट करो या रियर, बी में लिखा है रियर, यानी आगे इंजन अटैच करो या पीछे इंजन अटैच करो, तो उस टाइम में कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए, मीन्स अटैचिंग लोको। देन तीसरा पॉइंट अटैचिंग व्हीकल, कोई वैगन इंजन के अलावा मान लो कोई वैगन भी अटैच किया है या कोई वैगन डिटैच किया है, तो भी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। अब एकदम से जैसे रेक है, रेक का सबसे आगे वाला या सबसे पीछे वाला निकाल दिया, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी रेक तो सही है। लेकिन अगर अटैच किया है, चाहे आगे अटैच करो, चाहे पीछे, चाहे बीच में, तब तो कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, निकालते समय अगर आखिरी वाले निकाले हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक पॉइंट और है कि आफ्टर एनी ब्रेक डिफेक्ट इज रिपेयर्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे टीएक्सआर वालों ने कोई ब्रेक का कुछ डिफेक्ट था, उसको अटेंड किया, रिपेयर किया है, तो भी कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। और ये कंटिन्यूटी टेस्ट कौन करता है, तो लोको पायलट और गार्ड, लोको पायलट और गार्ड को कंटिन्यूटी मिलके करना पड़ता है। देन उसका तरीका क्या है करने का, देखो लोको पायलट एंड गार्ड, अब पहले समझो इंजन अटैच हो गया, लोको पायलट इंजन में बैठा है और ब्रेक बैंड में पीछे गार्ड है, तो पहला ज़रूरत क्या है, कम्युनिकेशन, तो वाकी टाकी, तो वाकी टाकी में ही बात हो सकती है, कभी कभी मोबाइल में भी करते हैं, कुछ वाकी टाकी प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है क्योंकि मोबाइल में भी बातचीत कर सकते हैं, पर बुक में ऐसा लिखा नहीं है कुछ भी। सो देन अब ब्रेक बैंड में गार्ड है और इंजन में लोको पायलट है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल वाकी टाकी। नंबर 2, इंश्योर ऑल एंगल कॉक ऑफ बीपी एंड एफपी, जैसे कोचिंग ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रेन है सब में बीपी और एफपी रहता है, आजकल जो गुड्स ट्रेन है उसमें भी ट्विन पाइप सिस्टम है, सो बीपी एफपी उसमें भी रहेगा। थोड़े गुड्स ट्रेन कभी कभी सिंगल पाइप में रहते हैं तो उसमें केवल बीपी रहेगा। ओके, तो इंश्योर करना है कि बीपी और एफपी के जो कट ऑफ एंगल कॉक है इंजन के आगे और उधर ब्रेक बैंड के पीछे उसको बंद है, बाकी बीच में सबका कट ऑफ एंगल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, ओपन कंडीशन में होना चाहिए, राइट। पैरेलल पैरेलल रहेगा तो खुला रहता है, 90 डिग्री में क्या होता है, बंद हो जाता है, तो बंद रहेगा तो एयर फ्लो नहीं होगा, इसलिए सभी कट ऑफ एंगल का ओपन कर देना है। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लोको पायलट टू चार्ज बीपी एंड एफपी प्रेशर, सो बीपी कितना क्रिएट करेगा, नॉर्मल में 5 kg रहता है, पर कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय थोड़ा 0.1 kg एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, सो 5 kg प्लस 0.1 kg। ओके, और एफपी में 6 kg रहता है, कंटिन्यूटी करते समय 6 प्लस 0.1 kg रखना चाहिए। ओके, सो इतना इंजन में प्रेशर क्रिएट हो गया समझो। क्रिएट करने के बाद फिर गार्ड से बात करेंगे वो लोग, सो कन्फर्म फ्रॉम गार्ड 4.8 kg एंड 5.8 kg इन बीपी एंड एफपी, तो ब्रेक पाइप में पैसेंजर ट्रेन में रहता है 4.8 और एफपी फीड पाइप में रहेगा कितना,
5.8। गुड्स ट्रेन में भी जो अप टू 58 वैगन है तो 4.8 रहता है, उसमें भी सेम। अगर मोर देन 58 वैगन है तो कितना रहेगा, 4.7 रहेगा। थोड़ा 0.1 kg कम हो जाता है बीपी उसका। सो वो इंश्योर करेंगे गार्ड से, इसीलिए वाकी टाकी चाहिए। सो वाकी टाकी में बात करके लोको पायलट और गार्ड कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ब्रेक वैन में भी प्रेशर बराबर है बीपी और एफपी का। देन नेक्स्ट पॉइंट, एलपी ड्रॉप करेगा लोको में। फर्स्ट स्टेप में कौन ड्रॉप करेगा, लोको पायलट ड्रॉप करना है टू 4.0 kg, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 kg प्रेशर ड्रॉप करते हैं लोको में। ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद गार्ड से पूछेंगे कितना ड्रॉप होना चाहिए। उधर आएगा एक रेंज में, अप्रॉक्सीमेटली उनका भी बीपी कितना है, 4.8 है, तो 4.8 से 1 kg घट के कितना आना चाहिए, 3.8। तो एग्जैक्टली 3.8 होना जरूरी नहीं है, एक रेंज दिया है कि अगर 3.6 और 4 kg के बीच में ब्रेक वैन में प्रेशर आ रहा है, इंजन में हमने 1 kg ड्रॉप किया और ब्रेक वैन में 3.6 और 4 kg के बीच में आ रहा है 3.7, 3.8, 3.9, तो चलेगा। तो इसका मतलब वो ठीक है, पीछे कितना होना चाहिए। इफ देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन बीपी, यदि ऐसा नहीं ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे कि कुछ डिफेक्ट है, जैसा कुछ ब्लॉकेज है। तो एक बार दो बार ट्राई करते हैं, उसके बाद जो CNW स्टाफ है उसको रिपोर्ट करेंगे। ये पहला स्टेप। अगर इतना आ गया, ब्रेक वैन में ड्रॉप हो गया 3.6 और 4 kg के बीच में आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल हो गया। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर से प्रेशर बनाना है लोको में, जो ड्रॉप किया था ना, तो फिर से प्रेशर बनाएंगे वापस जितना प्रेशर था, और प्रेशर बना के जो उसका रनिंग वाल्व होता है उसको आइडल पोजीशन में रख देते हैं, न्यूट्रल में, ताकि अपने आगे प्रेशर ना बनता रहे। और गार्ड से फिर पूछ लेंगे कि उनका बीपी 4.8 हो गया कि नहीं। अगर मोर देन 58 वैगन है तो 4.7 है कि नहीं, गुड्स ट्रेन का कर रहे हैं। वो करने के बाद कट ऑफ एयर सप्लाई फॉर द ब्रेक पाइप, जो बीपी का जो उनका जिससे प्रेशर क्रिएट होता है उसको न्यूट्रल कर देंगे, ताकि हमने मेंटेन कर लिया इंजन में 5 kg 5.1 kg है और ब्रेक वैन में 4.8 kg है। कंफर्म करने के बाद जो प्रेशर बनाने वाला हैंडल है उसको रख देंगे न्यूट्रल में या ऑफ पोजीशन में रख देंगे। सो फिर अब की बार कौन ड्रॉप करेगा, सेकंड स्टेप में गार्ड को ड्रॉप करना है पीछे SLR में। देन गार्ड टू रिड्यूस बीपी प्रेशर टू 3.6 kg। ओरिजिनली 4.8 kg बनाया था, सो उसको ड्रॉप करके 3.6 पे लाना है, मतलब लगभग 1.2 kg के आसपास ड्रॉप करना है इन रियर SLR या लास्ट व्हीकल। उसके बाद में जब ब्रेक वैन में ड्रॉप किया है तो लोको में भी लगभग उतना ही ड्रॉप होना चाहिए। तो लोको में कितना आना चाहिए, अब की बार रेंज में आएगा लोको में 3.6 और 4 kg के बीच में लोको में हो जाना चाहिए, मतलब लगभग उतना ही ड्रॉप होगा। पर जैसे ब्रेक वैन में ड्रॉप किया एग्जैक्टली 3.6 हो गया, और लोको में 3.6 से लेके 4 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में है, तो इसका मतलब स्टेप 2 भी कंफर्म हो गया। यानी आगे से एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट हुआ और एक बार पीछे से ड्रॉप करके कंटिन्यूटी टेस्ट किया, दोनों सही आ गया रिपोर्ट, इसका मतलब हमारा ब्रेक कंटिन्यूटी कंप्लीट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर प्रेशर आता है, या जैसा गुटी का केस बताया हमने कि प्रेशर ड्रॉप करने के बाद ऑटोमेटिक फिर नीडल रेज होने लगती है, प्रेशर बिना इंजन के बनाए ही बनने लगता है, क्योंकि जो एयर फंसी रहती है ब्लॉकेज की वजह से वो वापस नीडल में प्रेशर दिखाती है। तो वैसा कुछ होगा तो फिर CNW या TXR स्टाफ आके उसको अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों स्टेप हो गया तो काम फिट हो गया। इफ़ देयर इज डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस तरह से रीडिंग नहीं आया, इंजन में ड्रॉप किया तो ब्रेक वैन में बराबर ड्रॉप नहीं हुआ, या ब्रेक वैन में ड्रॉप किया तो इंजन में बराबर ड्रॉप नहीं हुआ,
तो क्या करेंगे, रिपीट कर सकते हैं इसको, एक बार और रिपीट कर सकते हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं आया तो CNW को TXR को बता देंगे। लोको पायलट टू ओपन एयर सप्लाई फॉर द ब्रेक पाइप, देन लोको पायलट टू चेक 5.1 kg इन लोको एंड कंफर्म फ्रॉम द गार्ड। अगर कंटिन्यूटी टेस्ट बराबर है तो फिर से प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और ट्रेन रेडी हो जाएगा स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो इतने पॉइंट्स है जैसा आपने देखा। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, नहीं तो दूसरा टॉपिक एक देखेंगे। बोलो भाई। सर जब लोको में 5 kg सेंटीमीटर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सर बीपी है, तो बैगन अरे क्या बोलता है SLR या तो फिर ब्रेकवेन में सर सेम क्यों नहीं दिखाता है सर? वो अच्छा, लीकेज की वजह से क्या? लीकेज का बात नहीं है, बात वही इतना लंबा ट्रेन है ना, ये मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा बात तो बुक में नहीं लिखा है। अभी इंजन में आपने प्रेशर क्रिएट किया है और इंजन तो खुद ही एयर प्रेशर बनाता है ना। अब पीछे जो ब्रेक बैन में जहाँ पे हमारा गेज लगा है, तो पैसेंजर ट्रेन है तब भी बीच में 20-24 डिब्बे लगे हैं, और अगर गुड्स ट्रेन है तो उसमें तो 57, 58, 59 वैगन्स रहते हैं। तो मेरा अंदाज़ा है इसीलिए प्रेशर ड्रॉप है। कितना ड्रॉप हो रहा है, इधर 5 kg है और पीछे देखो, इससे भी लॉजिक समझ में आता है कि जब बोलते हैं कि 58 वैगन से कम है तो 4.8 आता है वहाँ पे, यानी खाली 0.2 kg कम होता है। और अगर 59 वैगन हो गए, उससे बड़ा हो गया तो और 0.1 घट जाता है, 4.7 आता है। तो इसका रीजन वही है कि रास्ता इतना जब ट्रेवल करेगा एयर तो प्रेशर कम हो जाता है, बस उतना ही बात है। 58 प्लस बीवी ब्रेकवेन तो वो कितना शो करेगा सर? मोर देन, अब 58 + 1 है तो अगर उसको 59 काउंट करेंगे तो 4.7 होना चाहिए। रूल बुक में क्या लिखा है, अप टू 58 वैगन, तो उसमें ब्रेक बैन नहीं काउंट किया है मेरे ख्याल से, रूल में लिखा भी नहीं है कुछ, ब्रेक बैन छोड़ के काउंट कर रहे हैं कि ब्रेक बैन लगा के। प्रैक्टिकल आपने देखा हो तो बताओ कि ब्रेक बैन को गिनते हैं। हाँ बोलो। क्योंकि सर आज हम देख रहे थे सर, वो क्या बोलता है सीसी रेक बीपीएससी था सर, वो गाड़ी स्टेबल था JWT, तो वही देख रहे थे तो उसमें सर 4.7 लिखा हुआ था और 5.7 लिखा हुआ था, तो अब उसको लोगों पायलट भी पूछे। 4.7 लिखा था इसमें GLP चेक में। हाँ सर, वो सीसी रेक में। हाँ, CC रैक में GLP चेक किया था, क्या क्या किया था, कहाँ लिखा था, कहाँ? अच्छा, उसमें BPC के में सर, BPC के ऊपर लिखा था 4.7 ब्रेक वैन का। और 5. ये सर, तो और हम उसमें देखे कि 58 वैगन प्लस ब्रेकवेन था। करेक्ट, ओके। सो इसका मतलब उसको ब्रेक वैन को भी काउंट कर रहे हैं ना, तो 4.7 करेक्ट है। और सर उसमें क्या बीपी परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है ना। अरे ब्रेक पावर परसेंटेज अलग अलग चीज है, वो ब्रेक पावर प्रेशर बोल रहा है दीपू, समझना दोनों बात। डाउट है तो बताएं फिर से। कहाँ समझ रहे हो तुम? अच्छा संदीप, एक वर्ड वही पूछ लेना था यार प्रैक्टिकल उन लोगों से, कि बोलना था कि जो बोलते हैं कि मोर देन 58 वैगन तो 4.7 रहेगा, तो उसमें ब्रेक बैन को एक अलग से गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, पूछ लेना था प्रैक्टिकल। क्योंकि बुक में ब्रेक बैन का नाम नहीं लिखा है, टोटल वैगन का नाम लिखा है ना। तो टोटल वैगन में मेरे ख्याल से ब्रेक बैन को गिनना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल किसी को आइडिया है तो बताओ भाई, हमारे ग्रुप में एक एक से समझदार लोग हैं, बताओ। क्या सर? प्रैक्टिकल में ब्रेक बैन को गिरते हैं, 58 वैगन में नहीं गिनते हैं, बताओ। गिनना चाहिए, मेरे हिसाब से गिनना चाहिए। क्या डाउट क्या है अभी? अब तो बात सर हो एक चीज और गई। उसमें देखे सर, सीसी रेक का वैलिडिटी सर, हाँ बोलो भाई, संदीप बोलो। हाँ, उसमें और देखे एक की सीसी रेक की वैलिडिटी देख रहे थे तो 10,000 किलोमीटर दे रहा था सर। ओके, ट्रायल रैक वाला होगा ना। वो ट्रायल रैक में रेलवे बोर्ड ने दिया है ना कि ट्रायल कर रहे हैं कि वैलिडिटी उसको 10,000 पे चला रहे हैं, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल से 4 साल से। वो उस दिन JPU में पढ़े थे ना, कब से तो ट्रायल रन चल रहा है, और बाद में अप्रूवल आ जाएगा तो फाइनल हो जाएगा।
अप्रूवल 7,500 का है, तो कुछ बीपीसी इशू करते होंगे 10,000 वाला, उसके हिसाब से आंसर एग्जाम में नहीं लिखना। वो जो उस दिन बीपीसी में दिखाए थे ना कि रेलवे बोर्ड ने ट्रायल के लिए प्रीमियम का इतना बढ़ा रहे हैं और सीसी का इतना बढ़ा रहे हैं, तो ट्रायल कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना वैक्सीन, कोरोना वाला याद है थोड़ा थोड़ा, कि वैक्सीन का पहले लोग, कुछ लोगों को, वॉलंटियर लोगों के ऊपर ट्रायल किया उन्होंने लगाने के बाद में फिर फाइनल जो है अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद फिर आम पब्लिक को लगाते हैं। उसी तरह ट्रायल है, वो कुछ रेक को दिया होगा ऐसा। ओके। और किसी के मन में क्या है शंका? जितना क्वेश्चन पूछोगे तो उसके ऊपर सोचने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और नया पॉइंट आ सकता है कुछ। पूछो क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस। संदीप का तो था, चलो 4.7, इसका मतलब ब्रेक वैन को भी गिन रहे हैं, उसका लॉजिक वही है। और एक ट्रायल रन का बीपीसी का पूछ लिया 2 पॉइंट। सर एक और सर एलएचबी कोचेज में सर ब्रेक अप्लाई रहता है तो उसमें सर रेड शो करता है और ये ब्रेक रिलीज होता है तो उसमें ग्रीन करता है। करेक्ट। करेक्ट। तो रेड का मतलब खतरा है, ब्रेक अप्लाइड है, चलेगी तो सब खराब हो जाएगा उसका, हॉट एक्सेल, हॉट बॉक्स, ब्रेक बाइंडिंग, फ्लैट टायर सब हो जाएगा। और ब्रेक रिलीज ग्रीन होना चाहिए। करेक्ट है। और क्या देखे है बताओ? और गार्ड बन जाओगे तो पूरा एलएचबी का सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कैसा ब्रेक रिलीज करते हैं। मान लो ब्रेक बाइंडिंग हो गई रास्ते में, तो ब्रेक रिलीज करना अच्छा आना चाहिए। एक्चुअली में जो ये एलडीसी से गार्ड बने हैं वो अच्छा ड्यूटी करते हैं, उनको थोड़ा आइडिया स्टेशन में रहता है, और गार्ड बनने के बाद भी थोड़ा सीख लेते हैं। तो ब्रेक बाइंडिंग जो एलएचबी कोच का पैसेंजर ट्रेन में करते हैं वो लोग अच्छा रिलीज करते हैं। और जो आरआरबी वाले आते हैं ना डायरेक्ट, वो थोड़ा वही है, वो ट्रेन के नीचे उसमें खूब घुसना पड़ता है रिलीज करने के लिए, या कुछ एसीपी हो गया तो रीसेट करने के लिए, तो थोड़ा कष्ट होता है, वो लोग कम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में देखा मैंने। तो आप लोग बन जाओगे तो अच्छा करना रिलीज, बढ़िया से ड्यूटी करना, कपड़ा गंदा होने का नहीं डरना है ड्यूटी में, क्योंकि लोको पायलट गार्ड का काम ऐसा है। इवन हम लोग स्टेशन में थे तो हमारे टाइम में हमारे यहाँ जैसे 2 जनरेटर दिया था ना, तो पावर सप्लाई उस समय बहुत कट होती थी। अब आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, पावर सप्लाई नॉर्मली कट नहीं हो रही है। तो 2 जनरेटर था, बारी बारी ऑन करना था, दिन में गायब हुई रहती थी बिजली। ओके। सो उसका जो सेल्फ स्टार्ट था वो ख़राब हो गया था, तो हम लोग ये सब नहीं डरते थे, अपना स्टार्ट करते थे, हाथ गंदा होने दो, साफ़ करेंगे बाद में, उसमें क्या है। अगर अपने साथ में कभी कभी विदाउट पॉइंट्समैन भी रहते हैं ड्यूटी में, तो करने का है वो सब सीख के रखना पड़ता है, तभी आप सही ड्यूटी कर पाएंगे। और अगर नहीं सीखे हैं, मेहनत नहीं किए, तो अकेले में फंस गए तो अच्छा ड्यूटी नहीं कर सकते। ओके। सो ये ब्रेक कंटिन्यूटी के बाद में नेक्स्ट एक है, उस दिन ये लोग नांदेड़ वाले पूछ रहे थे ना अपने दोनों लोग, साइन ऑन टू साइन ऑफ गार्ड का ड्यूटी, वो देखना है क्या? एक वो है पॉइंट हमारे पास, और दूसरा टॉपिक है कंट्रोल ऑफिस का ड्यूटी। एक्सीडेंट के केस में कंट्रोल ऑफिस में क्या क्या काम होता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़े है। सो साइन ऑन टू साइन ऑफ देखना है क्या? बताएं भाई। उस दिन नांदेड़ वाले लोग पूछ रहे थे गार्ड का ड्यूटी के बारे में बताने के लिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है। अभी देखो स्क्रीन पे आया है क्या, यही वाला है, साइन ऑन टू साइन ऑफ। ये जल्दी बता देंगे। उसके बाद जो कंट्रोल ऑफिस का ड्यूटी है वो भी हो जाएगा, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज टॉपिक है। ओके। क्या भाई, ये हमारा क्या नाम, प्रतीक और सुनीता? जी सर। तो आप लोग ये वाला नहीं टॉपिक देखे थे ना, इसको बता देते हैं जल्दी से, 10-15 मिनट में हो जाएगा ये। जी सर बताइए। ओके। तो ये जो गार्ड, इवन गार्ड का और लोको पायलट का ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स है बुक में, लगभग सेम टाइप का ड्यूटी है, थोड़े अंतर आते हैं लास्ट में। तो जहाँ अलग आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, अदरवाइज ज़्यादातर कॉमन पॉइंट है। साइन ऑन टू साइन ऑफ में जैसे हम ड्यूटी चले गए, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या पता आगे हो, कि नॉर्मली
1 घंटे पहले, जैसे जितना बजे का हमारा ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है, बुकिंग का टाइम है ट्रेन स्टार्ट करने का, उससे 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। और इसका उस दिन आप लोग नहीं थे शायद, तो अपना यहाँ पे डिस्कस हम लोग किए थे कि किसी भी डिवीज़न में लॉबी में कहीं 1 घंटा बोलते हैं, कहीं-कहीं 45 मिनट भी रहता है रिपोर्ट करने का टाइम। तो ये डिसाइड कौन करता है? डीआरएम। तो डिवीज़न में डीआरएम एक रूल बना देता है कि लॉबी में लोको पायलट, गार्ड, एएलपी सब लोग गाड़ी स्टार्ट होने का कितना देर पहले रिपोर्ट करना चाहिए। तो डीआरएम जैसा आदेश देगा तो एवरेज ऐसा 1 घंटे सुनने को मिलता है। पर अगर एमसीक्यू में आए तो आंसर लिखना डीआरएम, एज डिसाइडेड बाय डीआरएम। ओके, तो लॉबी में हम पहुंच गए, तो क्या करना है अभी? रीड ऑल द सेफ्टी एंड टेक्निकल सर्कुलर एंड एक्नॉलेज। तो वहाँ पे बुक्स रखते हैं, तो जैसे आप डेली ड्यूटी आप जा रहे हो तो उसको ऐसा बुक फोल्डर रखे रहते हैं मोटे मोटे। तो जैसे ही ओपन करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ नया है। क्या नया आता है? तो नाम का लिस्ट भी रहेगा, नाम में साइन करना है तो उसको पढ़ लेना है। और मान लो कभी ज़्यादा लंबा लेटर है, नहीं पढ़ने को हो रहा है, तो उसका फ़ोटो खींच लो, या कम से कम आज मालूम हो गया कि हाँ ये नया रूल चेंज हुआ है, आज पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बाद में आने के बाद पढ़ लो। तो बाद में जब फ्री टाइम में पढ़ लो तो उससे क्या होगा? अपना नॉलेज मेंटेन रहेगा। और एक एसओबी बुक रहता है, स्टैंडिंग ऑर्डर बुक, तो उसमें भी नया कुछ भी डिवीज़न का अपने सेक्शन का रूल आएगा तो वहाँ लेटर लगाते हैं और सबको साइन करना रहता है, सबका नाम का लिस्ट भी रहता है, तो वो सब पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, रीड द कासन ऑर्डर। अपने रूट का कासन ऑर्डर का भी फोल्डर रखा रहता है, तो उस पर भी एक निगाह डालना चाहिए कि कुछ चेंजिंग है क्या कासन ऑर्डर में। देन अभी साइन ऑन करने के पहले अंडरगो ब्रेथलाइजर टेस्ट। ब्रेथलाइजर को बोलते हैं श्वास परीक्षण। तो ज़्यादातर वो रहता है, एक पाइप रहता है प्लास्टिक का, यूज एंड थ्रो, उसमें फूंक मारते हैं। तो कंप्यूटर भी कभी कभी काम करता है, कंप्यूटर से डायरेक्ट पाइप कनेक्ट होता है, और नहीं तो एक छोटा सा ऐसा मशीन रहता है, उसमें वो पाइप से मुंह से श्वास मारते हैं, मारने से रीडिंग आ जाता है। तो उससे अपना अगर करेक्ट रीडिंग है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी का रीडिंग आया ज़्यादा तो 1-2 बार और ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर ड्यूटी के लिए बुक करने के लिए रोक सकते हैं, फिर आगे मेडिकल को भी भेज सकते हैं। देन इंश्योर ऑल पर्सनल इक्विपमेंट अवेलेबल इन द लाइन बॉक्स। अपना जो भी ड्यूटी का बॉक्स है, जो भी है सिस्टम, क्योंकि आजकल लाइन बॉक्स चेंज हुआ है ना सिस्टम, तो जैसा सिस्टम है उसको अपना इक्विपमेंट चेक कर लेना चाहिए। देन अपना वाकी टाकी, पीटी फ़ोन फॉर प्रॉपर वर्किंग, ये जो इमरजेंसी टेलीफोन रहता है उसको बोलते पीटी फ़ोन। वो ब्लॉक सेक्शन में जगह जगह सॉकेट लगे हैं 1-1 किलोमीटर पे, उसमें लगा के कंट्रोल ऑफिस से बात कर सकते हैं। और अपना वाकी टाकी सब बैटरी चार्ज रखना है। जो आजकल हैंड सिग्नल लैंप मिलते हैं उसका भी बैटरी चार्जिंग का रहता है। वो टेल लैंप रहता है जो पीछे लगाता है गार्ड, उसका भी बैटरी चार्जिंग सिस्टम वाला रहता है। तो सब कुछ ड्यूटी से उतरने के बाद अपना चार्जिंग में लगा के फिट रखना चाहिए। ओके, इंश्योर दैट स्पेयर स्पेकल्स, अगर चश्मा रिकमेंडेड है तो एक यूज में रहना चाहिए, एक स्पेयर अपने पास रखना पड़ता है। देन इंश्योर लेटेस्ट करेक्शन स्लिप। अब आजकल तो सॉफ्ट कॉपी भी परमिट कर दिया, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी अमेंडमेंट के साथ अपडेटेड होना चाहिए। इंश्योर लेटेस्ट करेक्शन स्लिप्स आर अवेलेबल इन द JNSR। जो भी करेक्शन स्लिप है बुक के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आजकल दोनों परमिटेड है। देन साइन ऑन एट स्टिपुलेटेड टाइम एंड इंश्योर ऑल द कॉलम्स आर प्रॉपरली फिल्ड। तो पुराने टाइम में तो रजिस्टर में साइन करते थे, अब आजकल क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया है, कंप्यूटर में ही साइन करते हैं। तो जहाँ जैसा सिस्टम चल रहा है तो करेक्ट प्लेस में साइन करना चाहिए। साइन करने के बाद टेकिंग चार्ज ऑफ द लोको। सो लोको पायलट जो है वो लोको का चार्ज लेता है, और गार्ड जो है जाके पीछे ब्रेक बैंड में जो गार्ड से चार्ज लेता है। देन लोको पायलट है तो अपना लॉग बुक चेक करता है, और गार्ड पीछे है तो गार्ड से जो भी पेपर मिले हैं उसको चेक करेंगे।
पैसेंजर ट्रेन है तो ब्रेक वैन इक्विपमेंट का रिकॉर्ड रहता है, वो चेक करना है। गुड्स ट्रेन है तो गुड्स ट्रेन में तो ज़्यादा नहीं कुछ रहता, स्किट्स वेजेज वगैरह रहते हैं। देन चेक द वर्किंग ऑफ फ्लैशर लाइट, हेडलाइट, मार्कर लाइट, ये लोको पायलट के पॉइंट है। इंजन का फ्लैशर लाइट, हेडलाइट, मार्कर लाइट, वो सब उन्हें चेक करता है। और हमारा पैसेंजर ट्रेन है तो उसका साइड लाइट और अंदर जो एसएलआर के अंदर के इक्विपमेंट है वो चेक करते हैं। ब्रेक वैन है तो सिंपल जो दिखाई देने वाला चीज़ है वो चेक करेंगे। देन फायर एक्सटिंग्विशर, सो इंजन में भी रहता है और पैसेंजर ट्रेन के ब्रेक वैन इक्विपमेंट में भी रहता है। देन चेक एनी एबनॉर्मलिटी इन अंडर गियर, उसके बाद ट्रेन पे जैसे हम पीछे है तो आसपास जितना देख सकते हैं उनका कपलिंग, नीचे का कुछ डिफेक्ट, विजुअल डिफेक्ट, थोड़ा निगाह ट्रेन पे डालना चाहिए। देन इंजन में वो लोग सैंडर्स चेक करते हैं, वो गार्ड तो पीछे का ही चेक करेगा। देन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया है वो लोको पायलट के पास रहता है। सो गार्ड वाकी टाकी में बात करके उसका वैलिडिटी के बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं। नया बीपीसी इशू किया है तो उसमें गार्ड का साइन करके तब लोको पायलट के पास जाता है, लेकिन ऑलरेडी पुराना वाला बीपीसी है तो लोको पायलट से बातचीत करके पूछ सकते हैं। देन कंडक्ट जीएलपी चेक इफ़ रिक्वायर्ड, अगर स्टेबल्ड लोड है या कुछ बीपीसी का प्रॉब्लम है तो जीएलपी चेक का ज़रूरत है, तो ये एसएम से मेमो मिलेगा और फिर हम जीएलपी चेक करेंगे। देन चेक कॉशन ऑर्डर एज करेक्ट सेक्शन साइन ऑफ स्टेशन मास्टर, और ये इम्पॉर्टेंट है, लोको पायलट हो या पीछे गार्ड है तो जो भी कॉशन ऑर्डर आके स्टाफ देता है, स्टेशन स्टाफ, तो हमें भी चेक करना चाहिए कि हमको करेक्ट डायरेक्शन का कॉशन ऑर्डर मिला है, करेक्ट डेट वाला मिला है, एसएम का साइन स्टैम्प सब कुछ है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी जहाँ बिजी स्टेशन है गलती से दूसरे ट्रेन का कॉशन ऑर्डर दूसरे को दे देते हैं, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए। बीपीसी भी कभी कभी बदल जाता है, ऐसा भी देखा है हम लोगों ने ड्यूटी में। उस ट्रेन का बीपीसी दूसरे को दे दिया, जल्दबाजी में लोको पायलट गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, चले गए, और बाद में डेस्टिनेशन के जाने पे ऐसा जब मालूम हुआ है तो इंक्वायरी होती है, बहुत परेशानी होती है उसके लिए। देन इंश्योर द प्रॉपर लॉकिंग ऑफ कपलिंग, सीवीसी कपलिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी पिन, तो कपलिंग का पॉइंट पूरा चेक करना है, कोई हैंगिंग पार्ट, जितना विजुअल देख सकते हैं देखना है। इन केस ऑफ सीबीसी कोचेज इंश्योर कपलिंग विथ रिक्विजिट नंबर ऑफ सिम्स बोलते हैं। सो जो सीवीसी कपलिंग है तो उसमें सिम्स लगे रहते हैं उसको लॉकिंग करने के लिए, तो उसका कंडीशन और उसका कितना लगे हैं, पूरे लगे हैं कि नहीं, पूरा चेक करना चाहिए। देन इंश्योर दैट द हाउस पाइप्स आर कनेक्टेड, ये जो जैसे हाउस पाइप लगा है वहीं बगल में कट ऑफ एंगल काक रहता है, वो सब करेक्ट है कि नहीं है देख लेना चाहिए। इंश्योर प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ एयर प्रेशर, सो एयर प्रेशर तो हम ब्रेक बैन में या सलार में चेक करेंगे और लोको पायलट लोको में चेक करेगा। इन केस इंजन और व्हीकल अटैच डिटैच्ड एट द स्टेशन, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड, तो जैसा हम लोगों ने देखा ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट कुछ अटैचिंग डिटैचिंग है तो होना है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गार्ड के लिए, ख़ास तौर से जब गार्ड बन गए तो ध्यान देना, प्रैक्टिकल अपने लिए यूजफुल है कि अगर मान लो हम कोई ट्रेन लेके जा रहे हैं तो उसका एक वीजी रहता है, व्हीकल गाइडेंस, तो वीजी में पूरा वैगन्स का एंट्री रहता है, तो स्टेशन में अगर कुछ अटैच किया है तो भी एंट्री करा लेना चाहिए, वो गार्ड का जिम्मेदारी है, छूटना नहीं चाहिए। स्टेशन स्टाफ का भी जिम्मेदारी है लेकिन गार्ड भी इंश्योर करना चाहिए। अटैच किया तो भी एंट्री कराना है, डिटैच किया तो भी एंट्री कराना है। कई बार ऐसा देखे हम लोग ड्यूटी में, अगर एंट्री ओवरलुक हो गई तो बाद में हम जब दूसरे डिवीज़न या दूसरे गार्ड को हैंड ओवर करते तो लोग ऑब्जेक्शन कर दिए तो पीछे वाला जो लेके गया उसको चार्जशीट मिल जाती है, फिर पता करना बड़ा मुश्किल होता है कहाँ अटैच हुआ कहाँ डिटैच हुआ, और परेशानी होती है, राइट। तो इसका अटैचिंग डिटैचिंग का वीजी में एंट्री ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। और ब्रेक कंटिन्यूटी तो प्रैक्टिकल ड्यूटी का है। देन
द मिनिमम लेवल ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का तो आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, कोचिंग ट्रेन में लोको में 5.0, ब्रेक वैन में 4.8 और फीड पाइप में 6.0 और 5.8 पीछे रहता है। गुड्स ट्रेन में अप टू 58 वैगन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे रूल में क्या है, ब्रेक वैन का नाम नहीं लिखा है तो उसको भी वैगन ही मानो, एक वैगन मान लो उसको भी। तो कोई भी गुड्स ट्रेन है, मटेरियल ट्रेन है, अगर 58 वैगन के अंदर है तो 5.0 और ब्रेक वैन में 4.8 और फीड पाइप में भी, यानी सेम पैसेंजर ट्रेन जैसा इसका भी रहेगा। लेकिन अगर जिसमें 58 वैगन से ज़्यादा है, एक भी ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा 0.1 kg ब्रेक वैन और पीछे कम हो जाता है बस। इंजन में तो सेम है, इंजन में 5.0, 6.0 फीड पाइप और ब्रेक वैन में 4.7 रहेगा बीपी और एफपी रहता है 5.7। तो 0.1 का डिफरेंस होता है जब 58 वैगन से ज़्यादा हो गए तो। ओके, ऐसा याद कर लो। बिफोर स्टार्टिंग ए ट्रेन either from originating station or from any attachment, detachment of vehicle or loco, or change of traction from electric to diesel or vice versa, the loco pilot and the guard shall carry out the brake continuity test. Means जब जैसे लोको भी चेंज होता है ना, इलेक्ट्रिक लोको निकाल के डीजल लगाया या डीजल निकाल के दूसरा डीजल लगाया, कैसा भी चेंज किया, तब भी कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। ओके, सो देन नेक्स्ट देखेंगे, बैंकिंग इंजन और असिस्टिंग इंजन इफ अटैच शैल नॉट असिस्ट इन बिल्डिंग एयर प्रेशर। सो पीछे जो बैंकर लोग को लगाते हैं तो ये एयर प्रेशर बनाते समय उसका हेल्प नहीं लिया जाता है, और बाद में वो ब्रेक पाइप कनेक्टेड रहता है, उसमें वहाँ से भी ब्रेक अप्लाई होगा, पूरा सब होगा, लेकिन इनिशियली जो एयर प्रेशर बनाते हैं वो उस लोगों का हेल्प नहीं लेना चाहिए। हमको लगता है इसके पीछे रीजन यही होगा, जो मैं सोचता हूँ, बुक में नहीं लिखा है, कि बैंकर लोको है, अभी है, पता लगा आगे 2-4 स्टेशन जाने के बाद उसको डिटैच कर दिया, तो इसलिए इनिशियल में लीडिंग लोको से ही प्रेशर बना के चेक करना चाहिए, क्योंकि लीडिंग लोको ही ज़्यादा ट्रेन के साथ रहेगा, ज़्यादा उसी का भरोसा है, पीछे वाला कहीं भी अलग हो जाएगा। ओके, ऐसा सोच के शायद ऐसा रूल बनाया होगा। देन परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर इन कोचिंग एंड फ्रेट ट्रेन्स, जो देखो दो बात होती है जो अभी दीपू बीच में बात कर रहे थे ना, एक ब्रेक पावर परसेंटेज एक वर्ड है, ब्रेक पावर परसेंटेज, और दूसरा का नाम था जो कंटिन्यूटी टेस्ट में चेक करते हैं वो है बीपी प्रेशर, एफपी प्रेशर, दोनों अलग अलग चीज़। तो ब्रेक पावर परसेंटेज का यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ब्रेक पावर, ये जो जैसे अपना सीसी रेक है, प्रीमियम रेक है, ऑर्डिनरी रेक है, तो इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज रहता है और रास्ते में कितना रहेगा उसका रूल दिया है GNSR में। ओके, और जो इंजन और ब्रेक वैन में बीपी और एफपी रहता है वो अलग पॉइंट। तो कोचिंग ट्रेन में जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, सो ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर तीनों के लिए सेम रूल है कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन में मतलब जहाँ पे फ्रेश बीपीसी दिया है वहाँ ब्रेक पावर परसेंटेज रहेगा 100, मीन्स ऑल ब्रेक सिलेंडर्स वर्किंग कंडीशन, सभी जो पिस्टन बोलते हैं, ब्रेक सिलेंडर बोलते हैं, वो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। इन रूट, अब नया बीपीसी दिया तो 100 है, बाद में रास्ते में कितना हो सकता है, अप टू 90% चलेगा। ओके, 90 से नीचे गया तो मैसेज देना चाहिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं चलेगी, 90 के नीचे भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी है मैसेज दे देना सेफ्टी के लिए। देन गुड्स ट्रेन में जो सीसी रेक है उसका भी ओरिजिनेटिंग स्टेशन फ्रेश बीपीसी में 100% रहता है, ऑल सिलेंडर्स वर्किंग कंडीशन। इन रूट में 90% तक परमिटेड है। प्रीमियम रेक में ओरिजिनेटिंग में नया बीपीसी में 95%। रास्ते के लिए अभी तक उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, रूल छोड़ दिया है जानबूझ के या गलती से, नॉट स्पेसिफाइड है।
तो ये MCQ में आया तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रीमियम रेक का आंसर है इन रूट नॉट स्पेसिफाइड, और पैसेंजर और CC का 90-90 दिया है। ऑर्डिनरी BPC जिसको एंड टू एंड BPC भी बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग में 90% रहेगा और इन रूट में अप टू 75% रह सकता है। उसके नीचे गया तो मैसेज देना है। ओके, देन नीचे का भी पॉइंट पढ़ लेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट है तो, क्योंकि अपना MCQ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा ध्यान देना है। इफ़ द परसेंटेज फॉल्स बिलो द लेवल इंडिकेटेड एबव, स्पीड ऑफ द ट्रेन शैल बी रेगुलेटेड सुइटेबली। ये अमेंडमेंट सिर्फ 12 में आया था कि जैसे अगर हमारा रास्ते में ये ब्रेक पावर परसेंटेज कम हो जाए, तो स्पीड को लोको पायलट थोड़ा कम कर सकता है। मैसेज तो देना है पर ट्रेन चलाते समय स्पीड को कम कर सकते हैं। देन नीचे पॉइंट दिया है SR 4.32.6, द एम्प्टी आर लोड ऑपरेटिंग हैंडल। तो ये भी याद करना चाहिए, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि जो लोड हैंडल रहता है गुड्स ट्रेन वैगन में, अप टू 42.5 टन, 42.5 टन तक अगर लोड है तो एम्प्टी साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट साइड, और एबव 42.5 है देन राइट साइड में रहना चाहिए, लोड साइड में। ओके, उसमें वो पेंट का भी लगा रहता है ना, एक येलो कलर रहता है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, रेड है, क्या है, ब्लैक कलर सर। ब्लैक है। ओके, येलो और ब्लैक कलर है। येलो क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी है सर। अच्छा, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में येलो कलर है एम्प्टी और राइट साइड में लोड है ब्लैक कलर। तो वो भी हाँ, ये 42.5 टन का याद रखना है MCQ के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये ग्रास वेट का बात करता है टोटल, यानी कि जो वैगन का वेट प्लस कमोडिटी का वेट दोनों मिला के ऐसा रहेगा तो करना है, उसको बोलते हैं ग्रास वेट। राइट, देन आगे चलेंगे। गार्ड एंड लोको पायलट सेल प्रिपेयर ए मेमो ज्वाइंटली इन ट्रिप्लिकेट, किसका, बीपीसी का बात कर रहे हैं कि जब ये GLP चेक करते हैं तो 3 कॉपी में बनाते हैं GLP चेक का प्रोफार्मा, उसके ऊपर ब्रेक पावर एंड डिफिशियंसी, जो ब्रेक पावर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला है ना, कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग सिलेंडर कितने काम कर रहे हैं, मान लो 100 में 90 सिलेंडर काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इनटू 100, वो फार्मूला लगाए तो ब्रेक पावर परसेंटेज निकलता है, वो लिखना है। डिफिशियंसी का एक कॉलम जोड़ा है GLP चेक में कि कोई कमी है ट्रेन में तो डिफिशियंसी कॉलम में लिखना है। Guard should obtain the endorsement of SM or Yardmaster on 2 copies of joint memo and hand over the third for the record of SM. So 2 कॉपी में हम साइन ले लेंगे, थर्ड कॉपी SM को दे देंगे। When train is ordered without guard, the memo shall be prepared in duplicate. Without guard ट्रेन है तो GLP चेक प्रोफार्मा 2 ही कॉपी में बनाया जाएगा और सिर्फ लोको पायलट साइन करेगा, क्योंकि गार्ड तो नहीं है तो 2 ही कॉपी में बनता है। एंड ही और शी शैल ऑब्टेन द इंडोर्समेंट ऑफ SM in 1 copy and hand over the other copy for record. सो 2 कॉपी बनाया है तो एक कॉपी में SM का साइन ले लेंगे, अपने पास रखेंगे और दूसरा कॉपी SM को दे देंगे। ओके, GLP चेक प्रोफार्मा का ये है फॉर्मेट, डेट, ट्रेन नंबर, लोको नंबर, फ्रॉम टू, ओल्ड BPC नंबर, कहाँ इशू हुआ, डेट, अगर लोडेड है तो कहाँ लोडिंग हुई है, और अगर एम्प्टी है तो टिपलिंग कहाँ हुई, मतलब अनलोडिंग कहाँ हुई है। देन टाइम ऑफ लोको अटैच, लोको कितने टाइम अटैच हुआ, टोटल लोड कितना है। देन ब्रेक पावर परसेंटेज, ये यहाँ पे वो फार्मूला से निकालते हैं, वर्किंग सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल सिलेंडर इनटू 100, वो है ब्रेक पावर परसेंटेज। और एक कॉलम रहता है कि लोको में कितना प्रेशर है, BP प्रेशर, FP प्रेशर, वो अलग चीज़ है, वो तो 5.0, 6.0, और ब्रेक वैन में ज़्यादा वैगन है तो 4.7 और 5.7 रहता है,
और कम वैगन है तो सेम कोचिंग जैसा ही रहता है। ओके, देन नीचे सिग्नेचर। तो यहाँ तक हो गया। स्टार्टिंग ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, when a train carrying passenger is due to leave and all work in connection with it is completed, the SM shall arrange। ये जो बेल बीट का है, तो ये लोग तो देखे थे, आप लोग भी ध्यान रखो। जहाँ पे पीए सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, तो अभी भी स्टेशन में बेल मारने का रूल है कि अगर अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है तो डाउन ट्रेन के लिए 2 बेल और अप ट्रेन के लिए 3 बेल, और ब्रांच लाइन में कोई जा रही है साइड में तो उसको 3 बेल मारते, 4 बेल मारते हैं। ब्रांच लाइन के लिए 4, डाउन का 2 है, अप का 3 और ब्रांच का 4 बेल मारना है। ओके, देन स्टार्टिंग ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, इंश्योर टेकिंग अप। तो जब गाड़ी, अब सब हमारा जीएलपी चेक करना है तो वो कंटिन्यूटी टेस्ट सब कुछ हो गया, ट्रेन रेडी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर, उसी को बोलते हैं अथॉरिटी टू प्रोसीड। एटीपी करेक्ट होना, स्टार्टर सिग्नल करेक्ट होना, वो देख के स्टार्ट करना है। लोको पायलट शैल गिव 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट व्हिसिल बिफोर स्टार्टिंग। का व्हिसिल कोड क्या है? 1 लॉन्ग 1 छोटा सीटी बजाना। इंश्योर गार्ड सिग्नल एंड एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल विथ गार्ड, और ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करके स्टेशन स्टाफ और गार्ड के साथ लोको पायलट स्टार्ट करना चाहिए। ऑन रन, रन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ तो एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल के है। दूसरा, गेट पास होते समय गेटमैन का तरफ देखना है कि क्या देखना है। जैसे सपोज करो आप लोग एज ए गार्ड बताओ कि जब गेट पास हो रहे हैं, गेटमैन वहाँ है, तो गेट के तरफ, गेटमैन की तरफ क्यों देखना है बताओ। आप लोगों में से एक आदमी बताओ कोई। गेटमैन सर गाड़ी को ऑब्जर्व करता है ना, कुछ डेंजर हो तो उसका सिग्नल अपन को देखना क्या मेंशन कर रहा है वो। तो इसका एमसीक्यू इस तरह से बनाते हैं कि लोको पायलट एंड गार्ड शुड लुक बैक, यानी जब सामने हम जा रहे थे तब तो हम गेटमैन को देख ही रहे थे, गेट तो देख लिया, गेट सिग्नल देख लिया, जो भी है पीएचएस देख लिया। गेट पास करते ही वी शुड लुक बैक टुवर्ड्स द गेटमैन, पीछे मुड़ के देखना है। क्या देखना है? वेदर ही इज शोइंग एनी डेंजर हैंड सिग्नल। मेन बात वो है। क्यों? गेटमैन में मान लो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं गेट पे, तो अब ट्रेन जब पास हो रही उस समय हमने देखा किसी वैगन में फ्लैट टायर का साउंड आ रहा है या हार्ट एक्सिल हार्ड बॉक्स आ रहा है, और देखते देखते ट्रेन पास हो जाती है। अब तब मैं जल्दी से डेंजर हैंड सिग्नल दिखाऊंगा, तो इसलिए गार्ड लोको पायलट का ड्यूटी है मुड़ के पीछे देखना चाहिए गेटमैन की तरफ कि उन्हें कोई डेंजर हैंड सिग्नल तो नहीं दिखा रहा है। वो इम्पॉर्टेंट बात है। तो एमसीक्यू ऐसा बनता है। ओके, बाकी एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल के ड्यूटीज है, ये बगल वाले लाइन पे, डबल लाइन में वहाँ एक्सचेंज करना, स्टेशन स्टाफ से करना है बाकी, और आपस में करना है। कॉशन ऑर्डर स्पॉट क्लियर हुआ तो वहाँ एक्सचेंज करना है। और लोको पायलट एएलपी का तो अपना उनका ड्यूटी है, वो कॉल आउट करते सिग्नल को। और अप्रोचिंग गेट के लिए क्या है? इंटरमिटेंट लॉन्ग व्हिसिल देना है एलसी गेट आने पर, ये लोको पायलट का ड्यूटी है। घाट के साथ एक्सचेंज हो गया, घाट सेक्शन में एक्सचेंज करना है। कॉशन ऑर्डर का तो बताए। देन ब्लॉक सेक्शन में कहीं रुक के स्टार्ट हुआ तो भी एक्सचेंज करना है। और एक पॉइंट उसमें कि अगर अनेबल टू प्रोसीड हो गया, इंजन खराब या कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रोटेक्शन डेटोनेटर लगाने का अपना ड्यूटी है। डिरेलमेंट हुआ तो बगल वाले लाइन में पहले लगाना है ताकि कोई और दुर्घटना ना हो, बाद में पीछे लगाना है। पहले बगल वाली लाइन, बाद में पीछे। रिलीफ लोको आ रहा है तो आगे भी लगाना है डेटोनेटर। ओके, देन एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट के ही पॉइंट ज़्यादा है आगे। व्हेन ट्रेन है स्टॉप्ड एट एफएसएस, एफएसएस का रूल है
5 मिनट के बाद असिस्टेंट लोको पायलट जाना चाहिए अगर सिग्नल ऑफ नहीं किया, एसएम का रिस्पांस नहीं है तो। अब आजकल कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वॉकी टॉकी में बात हो जाती है। पुराने टाइम का रूल है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन वही रूल है कि 5 मिनट तक रिस्पांस नहीं है तो एसएम को पास भेजना, एएलपी को, और 15 मिनट के बाद गार्ड फिर पीछे प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट करना चाहिए। प्रैक्टिकल में नहीं करते तो हमारे गार्ड लोग पूछते थे क्लास में कि मान लीजिए 15 मिनट हो गया, मैं प्रोटेक्शन नहीं किया, कोई ऑफिसर आके सुपरवाइजर पूछता है तो क्या बोलना चाहिए? वहाँ बोलना चाहिए कि हमने एसएम से बात किया है और वो सिग्नल टेक ऑफ करने वाले हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन नहीं किया है, ऐसा बोल के काम चलाना है। क्योंकि ऑफिसर को ही पता है, प्रोटेक्शन करने गए 1.2 किलोमीटर पीछे, इधर सिग्नल ऑफ किया तो ट्रेन कितना लेट हो जाएगा, इसलिए कोई जाना ही नहीं चाहिए एक्चुअल में। लेकिन बुक का रूल समझा देना चाहिए ऑफिसर को, ऐसा बात है। व्हेनेवर ट्रेन इज स्टॉप्ड ऑन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में रुका है तो सिक्योरिंग का रूल देखना है। देन ऑन रन जो ईएमयू डीएमयू में बेल सिग्नल है वो सब एक्सचेंज करना गार्ड का ड्यूटी है। ओके, ऑन अराइवल, ऑन अराइवल का देखो जो लास्ट पैराग्राफ है, एलपी से एवॉइड ओवर शूटिंग। लोको पायलट की तरफ से क्या है, पैसेंजर ट्रेन खास तौर से प्लेटफार्म के ऊपर जहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है उसके हिसाब से खड़ा करना है, और नहीं तो पैसेंजर के लिए प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बड़ा समस्या है। पैसेंजर को तो प्रॉब्लम ही है, बाद में अपने को पनिशमेंट आता है। और इंजन के बोर्ड के सामने इंजन रोकना चाहिए, फाउलिंग मार्क पीछे क्लियर होना चाहिए। अगर फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं है पीछे फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं है, गुड्स ट्रेन होने दो, पैसेंजर होने दो, तो गार्ड का ड्यूटी क्या है, कौन बताएगा? फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ, गार्ड क्या करना चाहिए, बताओ भाई। स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा सर। स्टॉप हैंड सिग्नल तो पहला पॉइंट है, तो एमसीक्यू में इसको देखा है मैंने क्वेश्चन। गार्ड विल शो स्टॉप हैंड सिग्नल टूवर्ड्स एडजेसेंट लाइन पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि बाजू लाइन पे कोई गाड़ी आ रही है तो साइड कोलिजन होने का डर है। तो सबसे पहले बाजू लाइन पे ध्यान लगा के स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाना है। नंबर 2, वॉकी टॉकी में लोको पायलट और गार्ड को बताना है, सॉरी लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को बताएगा, गार्ड तो बता ही रहा है। फिर उसका व्हिसिल कोड क्या है, फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर का व्हिसिल कोड कौन बताएगा? याद है? 3 लॉन्ग व्हिसिल सर। 3 लॉन्ग, ऐसा याद, ऐसा मौके मौके पे दो दो याद करते रहो तो करेक्ट हो जाएगा। 3 लॉन्ग, लोको पायलट 3 लॉन्ग देगा, 3 लॉन्ग देगा। उससे क्या होगा कि स्टेशन मास्टर को भी मालूम हो जाएगा फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर्ड। वॉकी टॉकी में भी बताएंगे, एसएम और लोको पायलट को बता ही दिया वॉकी टॉकी में। लेकिन लोको पायलट अगर पैसेंजर ट्रेन है तो भले फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ, गाड़ी रोक दिया, बिना गार्ड और एसएम के ऑर्डर के दोबारा मूव नहीं करेगा। क्यों? पैसेंजर्स उतरते रहते, उस समय मूव किए तो खतरा होने का डर है। इसलिए पैसेंजर ट्रेन एक बार रोक दिया तो रोक दिया, फिर एसएम गार्ड से सब कंफर्म करके पैसेंजर का सेफ्टी देख के तब आगे बढ़ाएंगे। देन और स्टार्टर के जितना नज़दीक हो सके लोको पायलट उतना खड़ा करना चाहिए। Then when a train carrying passenger has been brought to a stop at a station, whether alongside, beyond or short of platform, the loco pilot shall not move it except under orders of guard or to avert an accident. एक बार पैसेंजर रोक दिया तो बिना गार्ड और एसएम के स्टार्ट नहीं करना। एलपी शैल नॉट लीव इंजन, अपना ड्यूटी जब तक हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक ट्रेन से हमें हटना नहीं चाहिए। देन साइन ऑफ के लिए क्या है, फिर ब्रेथलाइजर टेस्ट होगा, तो वो भी एक रूल याद रखना है कि साइन ऑफ करने के पहले फिर ब्रेथलाइजर टेस्ट होगा, उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। और जो पेपर्स है, सीटीआर है, जो कंसर्न जितना भी व्हीकल का पेपर है, सब जो प्लेस जहाँ डेली हैंड ओवर करते हैं, प्लेस डिसाइड रहता है, वहाँ पे सब पेपर हैंड ओवर करेंगे सीटीआर के साथ। और एक ऑब्जर्वेशन रजिस्टर रहता है लॉबी में, पर्टिकुलरली उसमें लोको पायलट एंट्री करता है। सिग्नल, ट्रैक या कोई भी खराबी है तो लिखना है, नहीं है तो नील लिखना है।
और उसके बाद में कंप्यूटर में भी लोको पायलट आजकल एंट्री करते हैं कुछ डिफेक्ट है तो, और रजिस्टर में भी करना है। और एक मोबाइल डिक्लेरेशन रजिस्टर रहता है, उसमें मेरे ख्याल से गार्ड का नहीं रहेगा, क्योंकि गार्ड का मोबाइल तो ऑन में रहता है, बंद करके रखते हैं लोको पायलट एएलपी, तो वो लोग अगर इमरजेंसी में मोबाइल यूज किए हैं तो मोबाइल रजिस्टर में डिक्लेरेशन बताना चाहिए। ओके, सो इतना पॉइंट्स है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई भी प्रश्न संख्या है तो बताओ भाई। सर लॉबी में जिसमें साइन करता है सर वो रहता है एसएनटी एंड ट्रैक फेल्योर रजिस्टर। हाँ करेक्ट, उसका नाम है एसएनटी एंड ट्रैक फेल्योर, सिग्नल टेलीकॉम एंड ट्रैक, या और भी कुछ अनयूजुअल देखे तो अभी लिख सकते हैं उसमें। उसका जी अनुसार में नाम दिया है एसएनटी एंड ट्रैक फेल्योर रजिस्टर, एलपी का। राइट, और कोई क्वेश्चन? ये देखना है आज, देख लेते हैं, नहीं तो टाइम हो जाएगा फिर। मैं सोच रहा इसको भी बता देता हूँ मैं, आज याद आ गया मेरे को, ये इसको मैं भूला था। क्या है हेडिंग आपके, देखो स्क्रीन पे आया है, ड्यूटीज ऑफ द डिविजनल कंट्रोल ऑफिस इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट टू ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन। जब पैसेंजर कैरिंग ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, अब स्टेशन मास्टर का ड्यूटी भी समझ में आता है, गार्ड का, लोको पायलट का ड्यूटी समझ में आता है, कंट्रोलर लोग या जो वहाँ पे डिप्टी चीफ कंट्रोलर है, उनको वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, देखना है। बोलो, या जरूरत नहीं है? नहीं सर, देख लेंगे ना। जरूरत तो है सर। जरूरत है तो देखो। ओके, सो म्यूट रखना, सब लोग सुनते समय म्यूट कर लो, किसी का तो साउंड ज़्यादा आ रहा है। ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी फॉर रिलेइंग एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन टू डिविजनल ऑफिसर्स। तो एक्सीडेंट का सूचना मिलते ही ये जो कंट्रोल ऑफिस है, इसका सबसे बड़ा काम यही रहता है, इंफॉर्मेशन देना, सबको फटाफट इंफॉर्मेशन देना। तो चीफ कंट्रोलर और डिप्टी चीफ कंट्रोलर पंक्चुअलिटी, तो जो सुनते होंगे ना पंक्चुअलिटी का, जो चीफ कंट्रोलर रहेगा, डिप्टी पंक्चुअलिटी भी बोलते हैं उसको, पैसेंजर ट्रेन का देखता है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जो डिप्टी पंक्चुअलिटी है वही कंट्रोल ऑफिस का इंचार्ज बन जाता है इस मामले में, इस चीज़ का पूरा देखभाल वही करता है। ओके, 1 मिनट। तो इंचार्ज बनेगा, ऑन रिसीप्ट ऑफ द मैसेज ऑफ एक्सीडेंट शुड इमीडिएटली कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न ऑफिशियल लिस्टेड बिलो। तो इसका एक लिस्ट दिया है, इस क्रम में सूचना देना है एक्चुअली उनको, क्योंकि एक बार कहीं कंट्रोल ऑफिस में गड़बड़ हुआ था, तो मैंने सुना था वहाँ पे वो पंक्चुअलिटी को ही चार्जशीट मिल गया बाद में बेचारे को, हालांकि बाद में सब एडजस्ट हुआ हो, लेकिन वही है, गलती तो गलती है। उन्होंने गलती क्या किया था देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। सूचना देना है इस क्रम में देना है, ये भी एक रूल बनाया हुआ है वहाँ पे। सबसे पहले सीनियर डीएसओ को बताना है, यानी सेफ्टी ऑफिसर को बताना है सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, पैसेंजर ट्रेन है तो फिर मेडिकल इम्पॉर्टेंट है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल का, जो भी लोकल हॉस्पिटल है उसको बताना है, रेलवे हॉस्पिटल को। उसके बाद सीनियर डीएमई, सीनियर डीएमई के अंडर में ये सब रहता है, एआरटी है, ये सब रहता है, और एमआरटी वगैरह तो इसका सीनियर एमएस के ऑर्डर पे वो लोग भी जाते हैं, स्टाफ पूरा, इसलिए उनको बताया। चौथे नंबर पे आता है डीआरएम, और उसके बाद 5वें नंबर पे एडीआरएम आता है। तो गलती क्या हुआ थी, जो मैं सुना था कि डिप्टी पंक्चुअलिटी को चार्जशीट मिला था, उन्हें क्या किया, सबसे पहले डीआरएम को बता दिया डीआरएम एडीआरएम को बताना शुरू किया। अब इधर डीआरएम एडीआरएम को बता के दूसरे को ऑफिसर को, किसी हो सकता है सीनियर डीओएम वगैरह को बताने लगे हों अपने ऑफिसर को, तब तक डीआरएम ने क्या किया, डीआरएम ने सीनियर डीएसओ को फ़ोन कर दिया। अभी तक सीनियर डीएसओ को नहीं मालूम था,
और डीआरएम जो है सीनियर डीएसओ से वो प्लान बना रहा था कि कितना देर में आप जाने का मतलब प्रोग्राम कैसा है, ये है वो है। तो सीनियर डीएसओ बोला डीआरएम को, सर मेरे को तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, मैं अभी कंट्रोल ऑफिस से बात करके बताता हूँ सर प्लानिंग। तो डीआरएम ही नाराज हो गए, बोले ये क्या है, बड़े लोगों को ये सब चीज़ ज़्यादा उनको पता रहता है। तो डीआरएम बोला एक इसका मतलब इस रूल का पालन पंक्चुअलिटी ने नहीं किया है कि फर्स्ट डीएसओ को नहीं बताया, मेरे को बताया है, उल्टा बताया है। तो ये ऑर्डर है इस क्रम में बताना चाहिए। एडीआरएम के बाद देन नेक्स्ट नंबर आता है, तब सीनियर डीओएम ऑपरेटिंग ब्रांच का तब नंबर आएगा। देन 7 नंबर पे पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डिवीजन का भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो भी नियुक्त रहेगा। देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा 8वें नंबर पे, और 9th नंबर पे आता है ये जो आरपीएफ वाला ऑफिसर रहता है, जो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर बोलते हैं, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर रहता है वो। देन 10 नंबर पे अदर डिविजनल ऑफिसर्स। इसके बाद फिर चाहे जिसको जैसे बताओ। होता क्या है, वो जो कमर्शियल वाले ड्यूटी में रहते हैं वो अपने ऑफिसर को बता देते हैं, CNW वाला रहेगा वो अपना ऑफिसर को बता देगा, आरपीएफ वाला फटाफट अपने ऑफिसर को बता देता है, वो सब हो जाता है। पर एक रूल बना रखा है कि इस क्रम में पंक्चुअलिटी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। Then simultaneous with least possible delay, information should be relayed by divisional control to central control at headquarters. और सेम टाइम में जो डिवीजन का कंट्रोल ऑफिस है जिसको पहले मालूम हुआ है, उन्हें सेंट्रल कंट्रोल कहाँ रहेगा, जोनल हेडक्वार्टर में, उसको सेंट्रल कंट्रोल बोलते हैं। यानी अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद में है, वहाँ सेंट्रल कंट्रोल को बताना है, रेल निलयम में। ओके। और दूसरा बात क्या करना है, मेंटेन ए लॉग ऑफ इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। एक रजिस्टर में, डायरी में कहीं भी पूरा चीज़ को नोट करते रहना है, किस टाइम में किसको बताया, यानी बता भी रहे, लिखना भी, लिखने का काम जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ART ऑर्डर किया, किस टाइम ऑर्डर किया, और MRT जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन है उसको ऑर्डर दिया, तो TN नंबर, TC नंबर के साथ टाइम सब रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्टर में लिखा हुआ होना चाहिए। देन engineering control, CNW control, security control, commercial control, etc. will simultaneously inform their respective branch officer. तो ये सारे जो कंट्रोल ऑफिस होता है अपना डिवीजन में, तो वहाँ हर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, SNT का रहेगा, CNW का रहेगा, RPF का रहता है, हर कमर्शियल का सब लोग रहते हैं। तो इसीलिए बताया वो लोग अपने अपने ब्रांच ऑफिसर्स को बता देना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी बताएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सब लोग अपने अपने ऑफिसर को बताओ। देन ऑर्डर ऑफ प्रियरिटी फॉर रिलेइंग एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑफिसर्स एट हेडक्वार्टर। अब सेंट्रल कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन जब मिल गया है, तो सेंट्रल कंट्रोल में भी जो कंट्रोलर ड्यूटी में हैं, उनका ड्यूटी है अपना हेडक्वार्टर में रेल निलयम के ऑफिसर्स को बताना है। इनका भी क्रम देखो किस तरह से है। यहाँ पर भी नंबर 1 रेल निलयम में CSO, सेफ्टी ब्रांच को ही पहला पॉइंट, सेफ्टी ब्रांच चीफ सेफ्टी ऑफिसर, अब आजकल PCSO बोलते हैं ना उनको, अब सब में P लगा देने का है, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, फिर CMD चीफ मेडिकल डायरेक्टर जो रेल निलयम में रहता, देन सेक्रेटरी टू GM, तो डायरेक्ट GM को शायद बात नहीं होता है, उसका सेक्रेटरी को बताते हैं। देन AGM, क्योंकि उनका सेक्रेटरी भी वो बड़ा ऑफिसर रहता है, वो सीनियर ऑफिसर रहता है। AGM जो ये एडिशनल जनरल मैनेजर है, AGM को बताते हैं। देन CPTM जो पैसेंजर वाले हैं, CPRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और डिप्टी COM कोचिंग। तो इतना क्रम है, 7वां क्रम। देन 8वें नंबर पे है डिप्टी CSO, तो सेफ्टी का जो नीचे वाला ऑफिसर है 8वें नंबर पे है। तो डिप्टी CSO में ट्रैफिक वाले रहते हैं, मैकेनिकल, SNT, इलेक्ट्रिकल, ये चारों ब्रांच के डिप्टी CSO रहते हैं। देन अपना PCOM साहब आते हैं, ऑपरेटिंग बॉस, PCOM, PCE, PCME, PCEE,
देन आता है सिक्योरिटी वाला कमिश्नर, चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, जो रेल निलयम में आरपीएफ ब्रांच का, सिक्योरिटी ब्रांच का बड़ा कमिश्नर है, वो रहता है। देन 14 नंबर में अदर पीएचओडीज एंड एचओडीज। पीएचओडी का मतलब क्या होता है, ये जो पीसीओएम है पीएचओडी है, और जो सीपीटीएम सीएफटीएम है वो लोगों को एचओडी बोलते हैं। ओके, ये फर्क रहता है। तो ऐसा क्रम दिया है रूल में इनका। देन बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, उस दिन एक्सीडेंट मैनुअल में बताए ही थे कि अगर पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट है तो पहला उद्देश्य सेव लाइफ। कभी भी ये एमसीक्यू में पूछते हैं कभी कभी, इन केस ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वही है, सेव लाइफ। बाकी सेकेंडरी है सब, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, प्रोवाइड सकर, यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, सकर का मतलब लोगों को हिम्मत देना, और दुर्घटना का कारण का पता लगाना, और कम्युनिकेशन स्टेबल करना, और रेलवे ट्रैक दूसरा डालना बाजू से निकालने के लिए ट्रेन, वो सब सेकंड काम है। फर्स्ट सेव लाइफ, जान बचाने में सब लोग पहले आगे काम करना चाहिए। ओके, उसमें जो लोग भी है जो एक्सीडेंट स्पॉट पे है, गार्ड, लोको पायलट, टीटी, या भी डॉक्टर, या जो भी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी बाहर से हेल्प आया, सब लोग जान बचाने में लगे हैं। अब यहाँ जो लोग दूर से मदद कर रहे हैं, एआरटी एमआरटी भेज रहे हैं, कंट्रोल ऑफिस से जो भी संचार सबको सूचित दे रहे हैं, वो लोग भी जान बचाने में लगे हुए हैं एक तरह से, इनडायरेक्ट रूप से। ओके, देन आगे तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, एक दो पॉइंट देखना है। देखो, ड्यूटीज ऑफ द डिविजनल कंट्रोल ऑफिस, ये जो ऑर्डर ऑफ क्रम है सूचना देने का, वो तो इम्पॉर्टेंट था कि फर्स्ट सेफ्टी ब्रांच को बताते हैं। अगर कभी एमसीक्यू में आए कि अगर गंभीर दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले किसे सूचना दी जाती है, तो रेल निलयम में सीएसओ को, और डिवीजन में सीनियर डीएसओ को सूचना दी जाती है। ओके, और कंट्रोलर का क्या काम है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है तो स्टॉप मूवमेंट ऑफ अदर ट्रेन, तो उस समय क्या है, ट्रैफिक रुक जाता है नॉर्मली एक्सीडेंट होने पे, तो उस तरफ दूसरे ट्रेनों का आवागमन रोक देना चाहिए। मेडिकल रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और सहायता वाली गाड़ियाँ, इनको भेजने का अरेंजमेंट करना चाहिए। ओके, और आजू बाजू के स्टेशन में लाइंस खाली रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एआरटी एमआरटी रिलीफ ट्रेन जाएगी उसके लिए लाइन खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दिए फिर एआरटी एमआरटी के लिए लाइन ही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोलर को देखना पड़ेगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आती है, कंट्रोल ऑफिस पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और वो लोग भी सूचना देंगे, रेलवे, सिविल, मिलिट्री, पब्लिक हॉस्पिटल, जितना हो सकता है। जब बड़ी दुर्घटना है तो कंट्रोल ऑफिस से भी फटाफट सबको बताने के लिए लोग काम करेंगे, और जो भी रिलीफ मटेरियल आया उसको भेजने का अरेंजमेंट करेंगे। अरेंज फॉर रेगुलेटिंग ट्रैफिक बाय डाइवर्टिंग, अब कंट्रोल ऑफिस में दूसरा काम होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या दूसरा होता था, हम लोग देखे फ्लड, बाढ़ आ गई तो एक रूट बंद हो जाता है। पर्टिकुलरली जैसे गुंटकल डिवीज़न में ये कृष्णा रिवर में बाढ़ आ जाती है, तो जो रायचूर वाला रूट है, उधर से जो वाड़ी की गाड़ियां हैं बॉम्बे साइड की, वो बंद हो जाती है, फिर दूसरे रूट से डाइवर्ट करना पड़ता है। तो कंट्रोल ऑफिस में पूरे भगदड़ रहता है ऑफिसरों का। अरेंज फॉर रेगुलेटिंग ट्रैफिक, कौन सा ट्रेन कहाँ रोकना है, क्योंकि लास्ट में लाइन कम पड़ने लगती है। ट्रेन चली जा रही है तब तो लाइन सब खाली रहती है, लेकिन जब ट्रेनों को रोकना शुरू करोगे तो किस स्टेशन में, एक स्टेशन में ज़्यादा ट्रेन नहीं रोक सकते। और ट्रेन कैंसिल करना है तो उसके कोचेज कहाँ रखना है, तो पूरा डीओएम एओएम बैठ के वो फिर माथापच्ची पूरा रहता है, किस रास्ते से ट्रेन भेजना है, फिर दूसरे कंट्रोल ऑफिस से भी बात करना पड़ेगा, तो पूरा सिर दर्द वहाँ रहता है। ओके, जब ट्रेन का फिर डाइवर्ट ट्रेन करेंगे तो जिस स्टेशन से डाइवर्जन होगा तो पैसेंजर्स को सूचना देना है, जहाँ से जाने वाली थी गाड़ी वहाँ के स्टेशन पे अनाउंसमेंट होना चाहिए, जिस नए रूट से जाएगी वहाँ पे अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो ये सब काम बहुत टेढ़ा बढ़ जाता है वहाँ पे।
Ensure that stations are advised about changes in train timing, train diversion, etc. so that timely information is given to the public. नहीं तो आजकल तो और पब्लिक को पावर बढ़ गया, वो तुरंत ट्विटर पे, मोबाइल पे और रेलवे बोर्ड तक शिकायत चली जाती है. देन इंश्योर दैट लिस्ट ऑफ इंजर्ड, जो इंजर्ड घायल लोग हैं उनका लिस्ट ऑन द स्पॉट से मिलेगी. कंट्रोल ऑफिस उसको जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे भेजेंगे उस लिस्ट को, ताकि पब्लिक को सूचना देना है. मेन बात तो है कि जो एक्सीडेंट होना था हो गया, अब सूचना टाइमली नहीं देते तो उसके लिए भी परेशानी शुरू हो जाती है. इंफॉर्मेशन काउंटर खोलना, इंफॉर्मेशन बूथ खोलना, ये सारा काम फिर कंट्रोल ऑफिस से ही रेगुलेट किया जाता है. उसमें ऑफिसर, सुपरवाइजर सब लगते हैं, पर बहुत टेढ़ा काम रहता हो. अरेंज फॉर फोटोग्राफर्स, इवन एक्सीडेंट स्पॉट के लिए फोटोग्राफी का अरेंजमेंट करना भी रेलवे की तरफ से होना चाहिए. जो डेड लोग हैं उनका भी फ़ोटो खींच के रखना पड़ता है. क्यों? अगर उनको कोई क्लेम करने वाला नहीं आया तो इवन न्यूज़पेपर और टीवी टेलीविज़न में उनका फ़ोटो दिखाना पड़ता है कि इनका डेड बॉडी है, हॉस्पिटल में कोई क्लेम करने वाला नहीं आया, तो इसलिए फ़ोटो भी चाहिए. ओके. इंश्योर दैट रिलीफ और डुप्लीकेट ट्रेन्स, जो भी रिलीफ ट्रेन उसी, अब जो पैसेंजर्स फंसे हैं उनको निकालने के लिए डुप्लीकेट ट्रेन चलाना पड़ता है. उसे नाम पे ए बी लगा के ट्रेन चलाते हैं. फॉर क्लियरिंग स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स आर गिवन ओवर राइडिंग प्रियॉरिटी इन रनिंग, और जिसमें ये फंसे हुए पैसेंजर्स को हम भेज रहे हैं उन ट्रेन्स को प्रियॉरिटी पे रन करना चाहिए. ओके. सो ये सारे पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने देखा कि कंट्रोल ऑफिस का एक्सीडेंट होने पे क्या ड्यूटी होती है. राइट, समझ में आया? कोई क्वेश्चन मन में आया है तो पूछो. क्वेश्चन भी पूछे तो और अच्छा है. सर एक हमारा स्टेशन है राजमपेट, उसमें डाउन में डबल होम दे रखा है सर. अच्छा, ओके. वो क्यों सर? अब राजमपेट गए आप? कभी नहीं गए? गए हैं सर. तो वहाँ पे कुछ होगा, देखो कुछ टनल, नहीं तो कुछ ब्रिज. नहीं टनल नहीं है, थोड़ा हल्का कर्व है. हाँ, ओके, राइट, कर्व है ना. तो ये सबसे सही आंसर तो मेरे ख्याल से, एक्चुअली क्यों राजमपेट में भी गया नहीं हूँ, करेक्ट आंसर तो पूछना तो स्टेशन मास्टर को ही राजमपेट को पूछते तो बता देते, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर स्टेशन जो होता है ना, तो वहाँ का SWR में रहता है इसका रूल कि उस स्टेशन में एक पहला होम को होम सिग्नल बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं इनर होम. तो हमने एक स्टेशन पे हम लोग ट्रेनिज को लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो वहाँ देखा था कि एक कुछ छोटा सा टनल था, पहाड़ी एरिया था. तो टनल के पहले एक होम सिग्नल दिया था और टनल के अंदर रूटिंग होम दिया था. तो वैसा देखा है मैंने, क्योंकि टनल में ट्रेन नहीं रुकना चाहिए. तो वहाँ पे तो रीजन समझ में आया, हम लोग स्टेशन में जाके देखे भी सब लोग कि टनल में ट्रेन नहीं रोकना चाहिए. अब पता लगा होम सिग्नल एक ही देते, जो लास्ट वाला दिया है पॉइंट्स के पास में रूटिंग होम, वहीं पे होम रहता. तो होम अगर डेंजर है तो गाड़ी आके खड़ी होगी तो आधे से ज़्यादा ट्रेन टनल में रहती है. तो इसलिए उन्होंने बाहर ही होम लगा दिया कि जब स्टेशन में लाइन खाली होगी तब होम सिग्नल ऑफ करेंगे ताकि ट्रेन टनल में न रुके. फिर रूटिंग होम में आएगी, रूटिंग होम से उनको क्या है वो मिलेगा किस रूट में गाड़ी जा रही है, रोड 1, रोड 2 या मेन लाइन. तो ऐसा 2 होम लगाया वहाँ. ऐसा ही राजमपेट में होना चाहिए. सर ये डबल होम ऑथराइज करने का ऑफिसर कौन होता है सर? अप्रूवल CRS देता है. ये जरूर, जैसे जो ज़रूरत है, जैसे जिस स्टेशन में इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये अप्रूवल, जो सैंक्शन बोलते हैं ना, सिग्नलिंग का सैंक्शन पूरा CRS के पास. ओके. तो CRS से अप्रूवल ले, इसको बोलते हैं अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन. तो CRS से अप्रूवल लेके लगेगा. तो रीजन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि नॉर्मल में तो एक ही होम रहता है. एक कर्व आपको जैसे आपने देखा है, ऐसा पूछ लेते तो स्टेशन मास्टर करेक्ट बता देगा. वहाँ पे अपना आपका जान पहचान वाला कौन है, पॉइंट्समैन वगैरह कौन है? सभी हैं सर. तो पूछो ना, वो बताते नहीं, वो लोग बताएगा. वो पूछेंगे सर. पूछ के मेरे को भी बताना.
ओके तो ओके सर। क्या होगा फिर नेक्स्ट टाइम कोई पूछा तो मैं एग्जाम्पल दे के समझा भी सकता हूँ। पता कर लो तो मालूम हो जाएगा कि जैसे बोलता ना कि ऐसा सुना है भाई टनल है कुछ है, तो इनर होम और बाहर का होम सिग्नल रहता, पर यहाँ राजमपेट में क्यों दिया है, क्या रीजन है, कुछ तो होगा। ओके, क्योंकि हर स्टेशन का SWR तो अपने को मालूम नहीं कर सकते हम लोग, और GNSR में सबके बारे में दिया नहीं रहता है। तो ठीक है, सो आज फिर हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, कल फिर नया टॉपिक ढूंढ के डिस्कशन करेंगे। ओके, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछो।